हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में क्रम विकास और अनुकूलन के बारे में पढ़ रहे थे, ये एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग अपने दो टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति तथा इससे जुड़े सिद्धांत के बारे में पढ़ लिए थे, चर्चा किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है हम लोगों का क्रम विकास तथा इसके सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्रम विकास क्या है, कल हम लोग शॉर्ट में देखे थे कि जितने भी जीव हैं वर्तमान में उनकी उत्पत्ति आदि समय में जो जीव थे उनके द्वारा हुई है। तो किस प्रकार से इन जीवों का विकास हुआ, किस प्रकार से सरल से जटिल जीव बनते गए, उसी को हम लोग क्रम विकास में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। तो क्रम विकास को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो हम लोग 2-3-4 वैज्ञानिकों के ने क्या कहा है इसके बारे में, उनका क्या परिभाषा रहा है, क्रम विकास को किस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु या एरिस्टोटल के अनुसार, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं, उनके अनुसार एक प्राणी में संपरिवर्तन या मॉडिफिकेशन के द्वारा अन्य प्राणियों का विकास हुआ है। एक ही प्राणी के मॉडिफिकेशन से अन्य प्राणियों का विकास हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा। और युगों के बाद धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप सरल से जटिल जंतुओं का विकास होता है। अतः क्रम विकास अत्यंत मंद गति से होता है, लेकिन यह हमेशा चलता रहता है। अब एक सामान्य परिभाषा जो है इवोल्यूशन का, उसको हम लोग देखते हैं कि क्रम विकास एक मंद एवं गतिशील प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप आदि युग के जीवों से अधिक विकसित नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये जीव जो उत्पन्न होते हैं वो वातावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप सजीवों के अंगों की रचना में परिवर्तन के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होने से मंद एवं गतिशील प्रक्रिया को क्रम विकास कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले एवोल्यूशन या क्रम विकास को डिफाइन किए थे हार्बर्ट स्पेंसर जो थे वो सबसे पहले, याद रखोगे, सबसे पहले इवोल्यूशन टर्म को डिफाइन किए थे। उन्होंने क्या कहा था कि सरल जीवों के शारीरिक रचनाओं में विभिन्न परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे जटिल शरीर एवं अंगों का सृष्टि को क्रम विकास कहा गया। चार्ल्स डार्विन के अनुसार क्रम विकास किसको कहते हैं कि क्रम विकास परिवर्तन सह वंश क्रम यानी इनहेरिटेंस विथ मॉडिफिकेशन को क्रम विकास कहा गया। विकास की व्याख्या की महान उपलब्धि जैव विकास का सिद्धांत है। तो जैव विकास का सिद्धांत में क्या कहा गया है कि वर्तमान समय के जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं उनकी उत्पत्ति पूर्व उपस्थित दूसरे जीव जंतुओं से हुई है। तो यानी इनके पूर्वज जो थे वो सरल थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें वातावरण में परिवर्तन के कारण इनमें आवश्यकता अनुसार नए गुणों का विकास होता रहा और इससे नए जीवों की उत्पत्ति होती रही। तो ये विकास या परिवर्तन के द्वारा उनमें अनुकूलन बढ़ा ताकि वे अपने अस्तित्व को धरती पर कायम रख सकें, और ऐसे परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रही। परिणाम स्वरूप वर्तमान में जितने भी जीव जंतु हैं उनका उदय हुआ। तो देखो, जैव विकास विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों की उत्पत्ति, उनके पूर्वजों का इतिहास, समय समय पर इनमें किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन हुए, मॉडिफिकेशंस हुआ, उसके बारे में हम लोग जैव विकास या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। तो जैव विकास के सिद्धांत जो दिए उसमें हम लोगों को इस सिद्धांत में ये बताया गया कि ये जो क्रमिक परिवर्तन है या विकास है वो धीरे धीरे जो जीवों में आए
वो किस प्रकार से आए उसको स्पष्ट करने का कोशिश विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार किया और अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो हम लोग यहाँ पे अभी मुख्य रूप से हम लोग 2 सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध है। फर्स्ट है लैमार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद। तो लैमार्कवाद के साथ हम लोग थोड़ा सा नव लामार्कवाद भी और डार्विनवाद के साथ हम लोग नव डार्विनवाद और अभी का जो आधुनिक थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लैमार्कवाद के बारे में जानेंगे कि लैमार्क कौन थे और उन्होंने अपने थ्योरी में क्या क्या तथ्य रखा है। तो लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और उनका कार्यकाल 1744 ईस्वी से 1829 ईस्वी तक रहा है। उन्होंने एक बहुत ही खास किताब लिखी है जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो बुक 1809 ईस्वी में उसकी रचना किए थे लामार्क ने। उसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। तो ये तुम लोग याद रखोगे। अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या तथ्य रखे, क्या क्या बातें ये अपने सिद्धांत में रखे। लैमार्क का जो पहला तथ्य था, पहला जो नियम था, वो था वातावरण का प्रभाव या स्वतः प्रयास, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट और सेल्फ एफर्ट। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि वातावरण में परिवर्तन के साथ सजीव अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। वातावरण जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार सजीव में परिवर्तन होने लगता है, जो कि प्रत्येक जीव की एक स्वाभाविक विशेषता है। तो स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में इनमें कोई खास अंग जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है या कोई अंग जो है वो उनका क्षय हो जाता है, वो अंग विलुप्त हो जाते हैं। तो इसके कारण वातावरण में रहना इनका संभव हो पाता है। तो जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, मछलियों के पैरों के स्थान पर पखनों की, मछलियों को पानी में रहना है तो उनके लिए पैरों से ज़्यादा ज़रूरी पखने हैं, उनके फिन्स हैं। तो इस प्रकार वातावरण के में अंतर के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण जीवों में परिवर्तन आता रहता है। तो दूसरा जो इनका नियम था उपयोग तथा अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। इसमें उन्होंने क्या कहा कि वातावरण के प्रभाव से उपयोग के अनुसार किसी जीव में नए अंग का विकास होता है या पुराना अंग निष्क्रिय होकर लुप्त हो जाता है। वातावरण का प्रभाव हम लोग अभी पढ़े, वातावरण के प्रभाव के कारण ही कोई अंग जो है वो ज़्यादा विकास कर लेता है और कोई अंग जो है वो निष्क्रिय होने लगता है या और कोई अंग ज़्यादा विकास करके अधिक मजबूत हो जाता है। यानी वातावरण के सापेक्ष जो अंग नहीं डेवलप होता, उपयोग नहीं होता, उसको कमज़ोर और निष्क्रिय होने लगता है और अंत में लुप्त हो जाता है। अतः अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग क्रम विकास को प्रदर्शित करता है, इवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे उपयोग, किसी अंग का उपयोग ज़्यादा किया जाता है तो वो अंग ज़्यादा विकसित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे जिराफ पहले घास चरकर अपना भोजन प्राप्त करते थे, लेकिन वातावरण के प्रभाव से पृथ्वी पर घास की कमी होने लगी। अब वातावरण में चेंज आया, घास की कमी होने लगी, जिसके कारण जिराफ को जिंदा रहने के लिए पेड़ों की पत्तियों को खाना पड़ा और पेड़ों की पत्तियां को खाने के लिए उनका गर्दन का यूज ज़्यादा होने लगा, उपयोग ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण उनकी अगली पैर और गर्दन जो है वो ज़्यादा उपयोग होने के कारण लंबे होते गए और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी वंशागति होने लगी, जिसके कारण वर्तमान में जो जिराफ हैं उनकी गर्दन लंबी और अगले पैर लंबे रह गए। अब अनुपयोग के लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि सांपों के पूर्वज जो थे गिरगिट की तरह 4 पैर वाले होते थे, लेकिन बिल में घुसते समय उनका पैर जो था वो बाधा डालता था, जिसके कारण सांप के पैर जो है वो उपयोग छोड़कर रेंग कर चलने लगे, अपने पैर का उपयोग नहीं करने लगे, बल्कि सांप जो है वो रेंग कर चलने लगे, यानी अनुपयोग करने लगे अपने पैरों का, जिसके कारण उनके पैर जो थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए।
तो उच्च श्रेणी के पक्षियों के डैने पूर्ण विकसित थे क्योंकि वे उड़ते समय उनका उपयोग करते थे, लेकिन कीवी, शुतुरमुर्ग आदि डैने का उपयोग नहीं करते थे। के कारण इनके डैने कमज़ोर होकर निष्क्रिय हो गए और कुछ पीढ़ी बाद हो सकता है कि ये विलुप्त भी हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि उपयोग और अनुपयोग को किस प्रकार लैमार्क ने अपने उदाहरण से स्पष्ट किया। अब हम लोग देखेंगे लैमार्क का तीसरा जो नियम या तीसरा तथ्य जो उन्होंने रखा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें उन्होंने क्या कहा कि सजीव जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं वो विकसित हुए और उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर बन गए। जिस अंगों का उपयोग ज़्यादा करते हैं उस अभी हम लोग पढ़े यूज और डिसयूज में कि जिसका ज़्यादा उपयोग किए जिस अंग का वो अंग जो है वो विकसित हो गया और जो अंग का उपयोग कम किए वो विलुप्त हो गया। तो जिस अंग का ज़्यादा उपयोग किए वो विकसित होकर वही लक्षण क्या बन गया, उपार्जित लक्षण। और जिस उपार्जित लक्षण की वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई, लैमार्क के अनुसार सिर्फ उपार्जित लक्षण जो है वही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वंशानुगति हुई, इनहेरिटेंस उन्हीं लक्षणों का सिर्फ हुआ। नेक्स्ट जो उनका नियम था, थ्योरी था, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जीवों नई जाति की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जिसमें उन्होंने क्या कहा कि लैमार्क के अनुसार जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। आगे उन्होंने इस अपने तीसरे नियम में क्या कहा था कि जो उपार्जित लक्षण है सिर्फ उनकी ही वंशागति होती है। इन उपार्जित नए गुणों की लगातार वंशागति के फलस्वरूप धीरे धीरे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अब जो उपार्जित लक्षण है, जो यूज किया हुआ अंग है, वही धीरे धीरे डेवलप होगा और उसके कारण धीरे धीरे नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जो लामार्क का सिद्धांत था, लामार्क का जो थ्योरी था, उसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समर्थन भी किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इनका विरोध भी किया। तो अभी हम लोग लैमार्क के मत की आलोचना या क्रिटिसिज्म ऑफ लामार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। किन किन वैज्ञानिकों ने इनके बात को नहीं माना और किस प्रकार ये अपने तथ्य रखे। तो नहीं मानने वाले या आलोचक में सबसे पहला नाम वीज़मैन का आता है। वीज़मैन, मैकडूगल, पैवलव, ये सभी वैज्ञानिक जो थे वो लामार्क के सिद्धांत की आलोचना इनके द्वारा की गई और सबसे अधिक विरोध वीज़मैन ने किया। उनका कहना था कि सभी उपार्जित लक्षण वंशागति नहीं होते। लामार्क ने क्या कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है जिसके कारण नए जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये वीज़मैन ने क्या कहा कि सभी उपार्जित लक्षण वंशागति नहीं होती। जैसे देखो, अगर कोई अंधा है या लंगड़ा है तो अंधा या लंगड़ा जो है वो अपना आँख या पैर का इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या उनका जो संतान होगा पैर का उपयोग या आँख का उपयोग नहीं कर रहा अंधा लंगड़ा, तो उनका संतान क्या अंधा होगा, लंगड़ा होगा? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वीज़मैन ने उनके तथ्य को कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है नहीं माना। तो वीज़मैन ने एक प्रयोग किया और अपने तथ्य को ये प्रमाणित किया। उनके बाद आलोचना में अपने तथ्य को जो रखा कि सारे उपार्जित लक्षण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होते। जैसे उन्होंने एक जोड़ा नर एवं मादा चूहा को लेकर उनके पूँछ काट दिए और ये पूँछ काटने का जो क्रिया है वो करीब करीब 22 पीढ़ी तक लगातार ये चूहों का पूँछ काटते रहे। जैसे फर्स्ट जो चूहा लिए उनसे जो उनका संतान उत्पन्न हुआ उसके भी पूँछ काट दिए, फिर उनका संतान का जो संतान हुआ उसके भी पूँछ, इस तरह से 22 पीढ़ी तक लगातार वो उनके पूँछ काटते रहे और उसके ऊपर अध्ययन किया। तो 22 पीढ़ी के बाद भी उन्होंने क्या देखा कि एक भी चूहा बिना पूँछ का उत्पन्न नहीं हुआ है।
यानी कि पूँछ काटने के बाद भी 22 पीढ़ी तक भी पूँछ काटने के बाद वो लक्षण जो है वो वंशानुगत उसका नहीं हुआ है। तो बाद में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी सिद्धांत विजमैन का जो है दिया हुआ जनन द्रव में निरंतरता का सिद्धांत या जर्म प्लाज्म में निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, उसमें उन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीव के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक है दैहिक कोशिका या सोमैटिक सेल्स जिसमें सोमैटोप्लाज्म उपस्थित होता है, और दूसरा है जनन कोशिका या जर्म सेल्स जिसमें जर्म प्लाज्म उपस्थित होता है। तो अपने सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि दैहिक कोशिकाएं या सोमैटिक सेल्स में उपार्जित लक्षणों में वंशागति की क्षमता नहीं होती। जो दैहिक कोशिकाएं हैं जिसमें सोमैटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति की क्षमता नहीं होती है, बल्कि केवल वे ही लक्षण वंशागति होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ वही लक्षण वंशागति रखने की क्षमता रखते हैं जो जर्म प्लाज्म से उत्पन्न होते हैं। तो जर्म प्लाज्म से उत्पन्न होना यानी जनन कोशिकाओं में जो परिवर्तन आता है, जो उपार्जित लक्षण होंगे, सिर्फ वही है, उनकी ही वंशागति होगी। तो ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम लोग इसको याद रखोगे और समझोगे कि इसमें क्या कहा। समझ में आया तुम लोगों को कि दैहिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं दो तरह की कोशिकाएं किसी जीव के शरीर में होती हैं, और दैहिक कोशिकाओं में सोमैटोप्लाज्म, जर्म कोशिकाओं में या जनन कोशिकाओं में जर्म प्लाज्म पाया जाता है। इसीलिए इसको जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कहा गया है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म में ही सिर्फ यानी जनन कोशिकाओं में ही सिर्फ वंशागति के क्षमता पाई जाती है। जो परिवर्तन जर्म प्लाज्म में या जनन कोशिकाओं में होंगे, सिर्फ वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होंगे। तो और भी इनके लामार्क का जो थ्योरी था उसके विरोध में और भी तथ्य रखा गया। जैसे लामार्क ने कहा था कि नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंगों का विकास होता है। परिवर्तन वातावरण में जब होता है तो नई आवश्यकताओं के अनुसार अंगों का विकास या विलुप्त हो जाता है। तो मनुष्य में उड़ने की इच्छा और आवश्यकता है, लेकिन उनके अंगों का विकास नहीं हुआ है। इसके बाद इस तथ्य को रखा गया। फिर और भी बात रखा गया लामार्क के आलोचना में कि लामार्क ने क्या कहा था कि जो अंग ज़्यादा उपयोग में आता है उनका विकास ज़्यादा होता है। तो मनुष्य अपनी आँखों का कंटिन्यू उपयोग कर रहा है, तो क्या मनुष्य का आँख अब तक बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है? तो ये कुछ तथ्य था। फिर और भी कहा गया बात कि मनुष्य अगर जीवन भर अपना सेविंग करता है, दाढ़ी मूछ काटता है, तो क्या उनके संतान का दाढ़ी मूछ नहीं होता है? हो जाता है। फिर तो इस तरह से बहुत सारे तथ्य रखे गए जो लामार्क के मत की आलोचना में रखे गए। अब हम लोग देखेंगे नव लामार्कवाद या नियो लामार्किज्म। तो लामार्क के सिद्धांतों की व्याख्या नए रूप में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई जो लामार्कवाद के सपोर्ट में, लामार्कवाद के पक्ष में थे। इनको नव लामार्कवाद कहा गया। इनमें से कुछ वैज्ञानिक जो थे वो कोप, पैकार्ड, स्पेंसर, मैकडूगल, इनका नाम आता है। तो इन्होंने कुछ तथ्य या कुछ अपना प्रयोग किया और लामार्क के समर्थन में ये अपना पक्ष रखते हैं। तो नव लामार्कवाद में लामार्क के तथ्य को सपोर्ट करते हुए और क्या कहा गया है कि जीवों के अंगों की कार्य क्षमता तथा वातावरण के साथ इन अंगों का संबंध ही क्रम विकास का मुख्य कारण है। नव लामार्कवाद में क्या कहा गया कि अंगों की कार्य क्षमता और वातावरण के साथ इन अंगों का संबंध ही क्रम विकास का मुख्य कारण है। वातावरण में लगातार परिवर्तन के फलस्वरूप इनमें रहने वाले जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं और यही विभिन्नताएं धीरे धीरे वंशागति होकर नई जाति की उत्पत्ति का कारण बन जाती है और विभिन्नताओं के कारण ही अंग प्रत्यंग मजबूत या क्षय हो जाते हैं।
तो अत्यधिक विरोधों के बावजूद 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने लामार्कवाद के समर्थन में प्रयोग किए और उसे रूपांतरित कर आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनाने की कोशिश की, और इसी प्रयास को हम लोग नव लामार्कियन कहा गया। इस प्रयास को लामार्कवाद के जो वैज्ञानिक थे जैसे मैकडूगल, समनर, टावर, कैमेरर, ये सब कुछ प्रयोग किए, इन वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए और उन्होंने लामार्कवाद को सही साबित करने का कोशिश किया और उसमें कुछ रूपांतरण भी करके इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या दिखाया कि कुछ उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। जैसे मैकडूगल 1938 ईस्वी में उन्होंने क्या प्रयोग किया, सफ़ेद चूहों को वाटर टैंक में बंद कर दिया रखा और उस टैंक से निकलने का उन्हें 2 रास्ता दिया। तो फर्स्ट जो रास्ता था वो कैसा था, उसमें प्रकाश था, लाइट था, और लेकिन वहाँ से भागने से उनको विद्युत झटका लगने का खतरा रहता था। लेकिन जो दूसरा रास्ता था वो कैसा था, अंधकार में, लेकिन वो रास्ता सुरक्षित था, उसमें कोई खतरा नहीं था। तो मैकडूगल ने क्या देखे कि 45 पीढ़ियों तक चूहों को इन रास्ता दिखाने, सही रास्ता चुनने का प्रशिक्षण किए और उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक पीढ़ी में ये झटका लगने का, विद्युत झटका लगने का जो संख्या था वो प्रशिक्षण की दर उसको माना। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रथम बार जो परीक्षण चूहों ने पूरा किया उसमें उन्हें 35 विद्युत झटके लगे, मतलब 35 बार विद्युत झटका लगने के बाद वो सही रास्ता जो अंधकार वाला था उसको चुन पा रहे थे। इस तरह से उन्होंने चूहों की 45 पीढ़ियों तक बार बार इस प्रशिक्षण के द्वारा देखा कि विद्युत झटके लगने की संख्या कितनी हो रही है। तो धीरे धीरे ये विद्युत झटके लगने की संख्या जो थी चूहों की वो कम होने लगी। जब 45वां पीढ़ी में चूहों को उन्होंने देखा तो क्या देखा कि 3 से 5 झटके खाकर ही उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया, यानी 3 से 5 बार में ही उन्होंने जो 45वीं पीढ़ी के जो चूहे थे वे 3 से 5 झटके खाकर ही सही और सुरक्षित रास्ता जो था, यानी अंधकार में जो रास्ता था उसके द्वारा जाने का सही रास्ता चुन पा रहे थे। तो इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सही रास्ता चुनने की जो प्रशिक्षण है उसकी वंशागति हो रही है धीरे धीरे, यानी प्रशिक्षण एक उपार्जित लक्षण है जिसकी वंशागति हुई। तो नेक्स्ट जो प्रयोग किए समनर, उन्होंने क्या किया कि सफ़ेद चूहों को अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर रखे, जिसके कारण इनके शरीर, पूँछ, कान, पश्चपाद जो थे वो कम तापमान पर पाले गए चूहों की तुलना में लंबे थे। और बाद में इन्होंने क्या देखा कि इनकी अगली पीढ़ियों में ये लक्षण जो है उनकी वंशागति हुई, यानी ये भी उपार्जित लक्षण के रूप में इनकी वंशागति हुई। तो नेक्स्ट जो प्रयोग किए वो टावर का प्रयोग था। उन्होंने क्या किया, पोटैटो बीटल कीट, पोटैटो बीटल जो एक कीट है उसको अधिक प्रकाश, तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति में रखने पर इस कीट में कुछ उपार्जित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और उनके यह लक्षण उनकी अगली पीढ़ियों में वंशागति होते हैं, यानी ये भी उपार्जित लक्षण की वंशागति यहाँ भी दिखाया है उन्होंने। इसके बाद कैमेरर एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने काले सैलेमेंडर्स जो कि पीला धब्बा उनके ऊपर था उनको 2 समूहों में बांटकर कुछ सैलामेंडर्स को लिए और उन सैलामेंडर्स का कलर कैसा था, ब्लैक, और उसके ऊपर पीला पीला धब्बा था। उनको 2 समूहों में बांट दिया। एक समूह को क्या किए, पीले रंग के और दूसरे समूह को काले रंग के बक्सों में रख दिए
और उनको लगातार उन बक्सों में बंद रखा। करीब करीब 4 वर्ष के बाद उन्होंने जो निरीक्षण किया तो क्या देखा कि पीले बक्से में जो रखे गए सैलेमेंडर्स थे उनके ऊपर पीले धब्बे जो थे वो धीरे धीरे बड़े होकर पीठ पर पीली पट्टियाँ जैसी बन गई रचना। और जो काले रंग के बक्से में सैलेमेंडर्स को रखा गया था वो सैलेमेंडर्स का जो पीला धब्बा था वो गायब हो गए। वो सैलेमेंडर्स संपूर्ण रूप से क्या हो गया, काला रंग का हो गया। तो बाद में देखा गया कि उनके संतानों में भी पीले तथा काले रंगों की वंशागति देखी गई। तो इस प्रकार नव लामार्कवाद में कुछ वैज्ञानिक जो थे मैकडूगल, समनर, टावर और कैमेरर ने उनका समर्थन किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डार्विन की थ्योरी, डार्विनवाद और उस न्यू डार्विनिज्म क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग डार्विनवाद या थ्योरी ऑफ डार्विन और डार्विनिज्म के बारे में देखेंगे। तो डार्विन जो थे वो भी क्रम विकास के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी सिद्धांत दिए हैं, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इनका जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड के श्रीवसवरी शहर में हुआ और इन्होंने मुख्य रूप से जो इनका सिद्धांत था प्राकृतिक चुनाववाद के ऊपर था, इसलिए इनके सिद्धांत को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा गया है, प्राकृतिक चुनाववाद का सिद्धांत भी कहा गया है। तो 1859 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर था। तो याद रखोगे 1859 ईस्वी में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज डार्विन के द्वारा लिखा गया था और लामार्क के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका क्या नाम था, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो इनके सिद्धांत जो थे डार्विनवाद जो था उसमें 7 तथ्य अभी हम लोग देखेंगे। 7 तथ्यों को इन्होंने समाहित किया अपने सिद्धांत में, जिसमें फर्स्ट तथ्य क्या है, अत्यधिक वंश वृद्धि की दर या प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक जीव में अपने जाति को, हम लोग जानते हैं हर जीव प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी जाति को कायम रखता है, तो प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। तो सजीवों में वंश वृद्धि की दर ज्यामितीय अनुपात से यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जैसे देखो एक साधारण मछली एक बार में लगभग 3 करोड़ अंडे देती है और पैरामीशियम प्रत्येक 24 घंटा में प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी जाति को बढ़ाता है। तो देखिए यदि सभी जीव, ये जो जितने जीव प्रोड्यूस हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, यदि ये सभी विकसित हो गए तो संपूर्ण पृथ्वी पर सजीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम लोग जानते हैं सारे जितने उत्पन्न हो रहे हैं, अगर ये सभी जीवित रह गए तो इनकी संख्या दिनों दिन बहुत बढ़ जाएगी, पृथ्वी पूरा इनसे भर जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से ये जितने जीव उत्पन्न होते हैं वो सारे नहीं बचते, बहुत सारे नष्ट होते रहते हैं और जीवों के बीच संतुलन बना रहता है। तो ये संतानें कैसे नष्ट होती हैं इसको हम लोग दूसरे तथ्य में इनका देखेंगे। तो दूसरा तथ्य इन्होंने क्या दिया, सीमित खाद्य एवं वासस्थान, कॉन्स्टेंसी ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी पर भोजन तथा वासस्थान सीमित है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी तो का साइज तो बढ़ नहीं रहा है, तो जितना जगह है उसके अनुसार उसमें भोजन और वासस्थान रहने की जो जगह है वो लिमिटेड है, सीमित है। अतः अत्यधिक जीव के लिए न तो रहना और न ही भोजन उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि सीमित खाद्य और वासस्थान है। तो तीसरा तथ्य इन्होंने क्या दिया कि जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हम लोग देखें कि जीव की संख्या बहुत ज़्यादा है, उत्पत्ति करने की दर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीमित खाद्य और वासस्थान क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। तो भोजन तथा सीमित वासस्थान के कारण जीवों के बीच जीवन के लिए संघर्ष होने लगता है। और डार्विन ने कहा कि जीवन के लिए संघर्ष जो होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है।
फर्स्ट है अंतर्जातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल या अंतर्जातीय संघर्ष किसके बीच होगा? एक ही जाति या समुदाय के प्राणियों में अगर भोजन, आवास, जनन क्रिया के लिए निरंतर संघर्ष चलता है और उसमें कमज़ोर प्राणी सबल या शक्तिशाली प्राणियों द्वारा दमन कर दिए जाते हैं, यानी नष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे मछलियों का संघर्ष, मछलियों में आपस में जो संघर्ष होता है एक मछली का दूसरे मछली के साथ, तो मनुष्य के और मनुष्य के बीच का संघर्ष हम लोग जानते हैं, मनुष्य और मनुष्य में संघर्ष चलता रहता है। तो इनको इस तरह के संघर्ष जो एक ही जाति के सब या समुदाय के प्राणियों में होगा भोजन, आवास और जनन क्रियाओं के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्जातीय संघर्ष। तो दूसरा जो संघर्ष डार्विन ने बताया अंतर्जातीय संघर्ष या इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, उसमें इस प्रकार का स्ट्रगल किसके बीच होता है? संघर्ष किसके बीच होता है? विभिन्न जाति या समुदाय के बीच ये संघर्ष चलता है। जैसे देखो मेढक और कीट पतंग, मेढक कीट पतंगों को खाता है तो दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। मोर सांप को खाता है, मोर और सांप के बीच संघर्ष चलता है, तो दोनों अलग अलग जाति के समुदाय के हैं। तो अपने अपने जीवन रक्षा के लिए प्राणियों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जिससे प्राणियों की संख्या जो है वो लगातार घटती रहती है। तीसरा जो संघर्ष है वो वातावरणीय संघर्ष या इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसमें क्या होता है कि जीव और उसके वातावरण के बीच जीवन यापन करने के लिए संघर्ष चलता रहता है। जैसे देखो विभिन्न वातावरण में कभी वर्षा, तूफान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि प्रतिकूल वातावरण जब आता है, प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है, तो उससे बचने के लिए जीवों को लगातार संघर्ष करना पड़ता है, और जिनसे संघर्ष करने की क्षमता जिनमें नहीं होती है वो जीव नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भी जीवों की संख्या जो है वो लगातार घटती रहती है। तो इनका जो 3 हम लोग देख लिए, संघर्ष जो 3 प्रकार का था उसको देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट इनके थ्योरी का, वो क्या है? प्राणियों में विभिन्नताएं या वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिज्म। उसमें डार्विन ने क्या कहा कि पृथ्वी पर उपस्थित एक ही समुदाय के प्राणियों में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे देखो कोई भी 2 मनुष्य एक समान नहीं होता, यहाँ तक कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के बीच भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये विभिन्नताएं जो है वो बढ़ती रहती हैं और अंत में एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो विभिन्नताओं में अंतर या विभिन्न प्राणियों में विभिन्नताओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में डार्विन ने कुछ खास नहीं बता पाए थे, और सिर्फ बोले कि ये एक प्रकृति का खेल है। तो आगे हम लोग इनका जो आलोचना देखेंगे उसमें देखेंगे यहाँ पे उन्होंने ये इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो नेक्स्ट देखो योग्यता की उत्तरजीविता, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला था? योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसमें क्या कहे डार्विन कि जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होता है। अभी हम लोग देखें कि कई प्रकार से संघर्ष चलते रहते हैं, तो उसमें वही जीव सफल होता है जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं पाई जाती है। ऐसी विभिन्नताएं जो जंतुओं के लिए उपयोगी हो, वही विभिन्नताएं जो है, वैसी विभिन्नता वाले जीव जो है वही सरवाइव करते हैं और वही जीवन में सफल होते हैं। लेकिन अनुपयोगी विभिन्नताएं जिस जीवों में पाई जाती है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपयोगी लक्षण वाले जंतुओं का जीवित रहना और अनुपयोगी लक्षण वाले जंतुओं का नष्ट हो जाना ही योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और जो अनफिट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता में बताया। नेक्स्ट जो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चुनाववाद। 6th इनका तथ्य क्या था? नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चुनाववाद, जो पूरे थ्योरी का इसी पे बेस्ड है इनका।
तो प्रकृति हमेशा वातावरण की दृष्टि से उपयोगी विभिन्नताओं वाले जीवों को चुनती है और अनुपयोगी विभिन्नता वाले जीवों को छांट देती है। अभी हम लोग देखें विभिन्नताएं दो प्रकार की। तो जो अनुपयोगी विभिन्नताएं जिन जीवों में पाई जाती है उसको प्रकृति छांट देती है, यानी उसको प्रकृति नष्ट कर देती है। बाकी जो उपयोगी विभिन्नताएं वाले जीव हैं वो सरवाइव करते हैं, उनको जो है प्रकृति चुन लेती है। तो यही उपयोगी या अनुपयोगी विभिन्नताएं वंशागति होती रहती है। उपयोगी और अनुकूल विभिन्नताएं, अनुपयोगी विभिन्नता वाले जीव तो नष्ट हो जाते हैं, छांट दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। और इसी को हम लोग प्रकृति चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति उन्हीं जीवों को चुनता है जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं पाई जाती है, इसको ही प्रकृति चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो अभी हम लोग देखेंगे, नई जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो प्रकृति द्वारा चुने गए जीवों में उपस्थित लाभदायक या अनुकूल विभिन्नताओं की वंशागति होती रहती है, क्योंकि अभी हम लोग देखें प्रकृति चुनाववाद में कि प्रकृति जो है वो अनुकूल और लाभदायक विभिन्नताओं वाले जीवों को ही चुनती है। तो उनमें लगातार वंशागति होती रहती है, जिसके कारण विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती जाती है। इस तरह से बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, एक लंबी अवधि के बाद नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो अतः विभिन्नताओं के कारण ही नए प्राणियों की सृष्टि होती है। तो इस प्रकार डार्विन ने अपने तथ्यों में क्रम विकास के सिद्धांत को दर्शाया है, किस प्रकार क्रमिक विकास होता है जीवों में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डार्विन के मत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डार्विन और लामार्क में थोड़ा व्याख्या करके। तो डार्विन ने लामार्क के उपयोग और अनुपयोग के नियम की व्याख्या प्रकृति के चुनाववाद पर किया। डार्विन ने क्या कहा था, लामार्क ने क्या कहा था कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं जीव उसका ज़्यादा विकास होता है, और जिसका कम करते हैं वो विलुप्त हो जाता है। तो ये लामार्क का था यूज़ एंड डिसयूज़ नियम। उसको डार्विन ने उसके जगह पे क्या अपना सिद्धांत दिया, नेचुरल सिलेक्शन, जो अभी हम लोग देखें कि प्रकृति उन्हीं जीवों को चुनती है जो जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जो लाभदायक विभिन्नताओं वाले जीव, अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीव होते हैं उनको प्रकृति चुनती है। तो इनके अनुसार जिराफों की मंडली में विभिन्नताओं के कारण कुछ अवश्य लंबे गर्दन जिराफ रहते होंगे और उनको ही प्रकृति चुन लेती होगी, और जिराफ में उपस्थित विभिन्नता की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति होती रही, जिसके कारण सिर्फ लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए और छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लोग प्राकृतिक चुनाववाद के दोष या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो डार्विन का था उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे उसको हम लोग देखेंगे। तो प्राकृतिक चुनाववाद पर आलोचकों ने ऐसी आपत्तियां उत्पन्न की जिसका डार्विन ने कोई जवाब नहीं दे पाए। तो डार्विन के अनुसार क्या कहा गया कि जो फिटेस्ट जीव है वातावरण के अनुसार सरवाइव करने लायक के जो जीव हैं उनको वो ही सिर्फ प्रकृति उनको चुनती है। तो इसके अनुसार जो कमज़ोर जीव है उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो डार्विन द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण उनकी आलोचना हुई। जैसे एक नंबर देखो, डार्विन विभिन्नताओं की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बता पाए। डार्विन ने ये कहा कि विभिन्नताएं जो है वो प्राणियों में पाई जाती है, लेकिन ये विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुई, स्थानांतरण हुई विभिन्नताओं की, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। इसके बाद 2 नंबर, विभिन्न अंगों की उत्पत्ति के बारे में भी ये कुछ खास नहीं बता पाए। अवशेष 3 नंबर पॉइंट देखो, अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो का पाया जाना तथा विलुप्त होने या निष्क्रिय होना, इसके कारण को डार्विन स्पष्ट नहीं कर पाए थे।
4 नंबर पॉइंट देखो, डार्विन ने नहीं बता पाए कि किस प्रकार ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं जिससे नई जातियाँ विकसित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिसके कारण नई जातियाँ उत्पन्न होती है, इसके बारे में डार्विन नहीं बता पाए। 5वां पॉइंट देखो, डार्विनवाद में क्या कहा गया कि जो सिर्फ उपयोगी या अनुकूल विभिन्नताएं हैं उनकी ही वंशागति होती है और अनुपयोगी विभिन्नताएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो, बारहसिंगा के सींग अनुपयोगी हैं, क्योंकि जब कभी वो झाड़ियों में फंस जाते हैं तो अन्य जीव उसे मार डालते हैं, तो इसलिए उन बारहसिंगा का सींग उनके लिए अनुपयोगी होते हुए भी अभी तक बरकरार है, अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। यानी अनुपयोगी लक्षण का स्थानांतरण भी पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जलीय जीव से उभयचर या स्थलीय प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्पष्टीकरण डार्विन नहीं दे पाए। अब हम लोग देखेंगे लामार्क और डार्विन के सिद्धांतों की तुलना। तो लामार्क के अनुसार फर्स्ट पॉइंट देखो, इसके अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले थे तथा भोजन की कमी के कारण पेड़ों की पत्तियां तक पहुंचने के लिए इनकी गर्दन क्रमशः लंबी होती गई। लेकिन डार्विन ने क्या कहा कि जिराफ के पूर्वज में गर्दन के लंबाई में अंतर था, जो कि विभिन्नता के कारण थी और इसकी वंशागति होती रही, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ जो है वो ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होने लगे। दूसरा पॉइंट देखो, लामार्क के अनुसार पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने की कोशिश में बाद वाले वंशजों की गर्दन जो थी वो लंबी होती गई। पेड़ तक की डालियों तक पहुंचने के लिए जिराफ की गर्दन जो है वो धीरे धीरे नेक्स्ट जेनरेशन में लंबी होती गई। लेकिन डार्विन ने क्या अपना तर्क रखा कि लंबी गर्दन वाले जिराफ ज़्यादा उपयोगी विभिन्नता वाले थे और प्रकृति उनका चयन कर ली। नेचुरल सिलेक्शन के कारण इन उपयोगी विभिन्नता वाले जिराफ अपने को बचाए रखने में सफल रहे और जो अनुपयोगी थे छोटी गर्दन वाले जिराफ वो नष्ट हो गए धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ, अतः आधुनिक जिराफ लंबी गर्दन युक्त है, ऐसा लामार्क का कहना था। लेकिन डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बच पाए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो जीवन के लिए संघर्ष हुआ उसमें जो फिट थे, जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो फिट थे, इसलिए वो बच गए और जो अनफिट थे यानी छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लोग नव डार्विनवाद या न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी भी इसको कहा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो डार्विन के समय में जीन, आनुवंशिकता, अनुकूलन, उत्परिवर्तन, इन सब आदि का पूर्ण ज्ञान नहीं था, जिसके कारण इन विषयों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण डार्विन के सिद्धांतों में जो वेरिएशन का कारण था, विभिन्नता का कारण था, वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे और इनके सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन किया गया। तो डार्विन के विभिन्नताओं का स्पष्टीकरण नहीं कर पाने के बाद मेंडल की जो आनुवांशिक सिद्धांत और उत्परिवर्तन सिद्धांत और डार्विन का प्राकृतिक चुनाववाद सिद्धांत सभी को समाहित कर विभिन्नताओं का कारण तथा पीढ़ी दर पीढ़ी ये विभिन्नताएं कैसे स्थानांतरित होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसका स्पष्टीकरण किया गया और इन सिद्धांतों के समाहित रूप को ही नव डार्विनवाद या सिंथेटिक थ्योरी कहा गया। तो एक और थ्योरी है ह्यूगो डी व्राइस का उत्परिवर्तन थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइस, जो 1901 ईस्वी में दिए थे और इनको ह्यूगो डी व्राइस को फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है। तो ये जो थ्योरी है वो वर्तमान समय में काफ़ी मान्य है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो ह्यूगो डी व्राइस एक डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रम विकास की एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत किए। उनके अनुसार
उत्परिवर्तन ही विकास का क्रम विकास का वास्तविक कारण है। उत्परिवर्तन के कारण ही विकास या क्रमिक विकास होता है। तो उन्होंने कई प्रयोग किए इसके ऊपर। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो था वो इवनिंग प्राइमरोज एक पौधा है, सजावट का फूल वाला एक पौधा है, जिसका पीला फूल जो है वो शाम के समय में खिलता है। तो राइस ने इन पौधों के जनकों या पेरेंट्स को कई बार कई पीढ़ियों तक स्वपरागन की क्रिया कराकर कई पीढ़ियों का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि इससे उत्पन्न पौधों में ज़्यादा पौधे जो थे वो अपने जनकों या पेरेंट्स के समान थे, लेकिन फिर भी कुछ विभिन्नताएं कुछ पौधों में दिखाई दी। तो इन्होंने इन विभिन्नताओं का कारण क्या दिया? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन इसका कारण बताया। तो पौधों के अतिरिक्त कुछ जंतुओं में भी उत्परिवर्तन के उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए। जैसे देखो, एक अंग्रेज के किसान जिसका नाम सेठ राइट था, उनके यहाँ भेड़ों के झुंड में बाकी सब सामान्य भेड़ के बीच एक छोटे पैर वाला भेड़ उत्पन्न हुआ। बाकी सब सामान्य थे, लेकिन उसमें एक छोटे पैर वाला भेड़ भी उत्पन्न हुआ। जैसे देखो तुम्हारे बुक में यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो ये सब सामान्य है और ये इसका पैर देखो छोटा है। तो इस तरह का छोटा पैर वाला भेड़ इनके यहाँ उत्पन्न हुआ और इसका नाम क्या दिया गया? एनकॉन कहा गया इनको। और आधुनिक छोटे पैरों वाले जो भेड़ की जाति है वो इसी एकल भेड़ के वंशज है। इसी एकल मतलब एक जो एंकॉन उत्पन्न हुआ था, इसी के वंशज धीरे धीरे बढ़े और अभी वर्तमान समय में जो आधुनिक छोटे पैरों वाले भेड़ की जाति है वो इसी एकल भेड़ के वंशज माने जाते हैं। और इन्होंने उदाहरण दिया कि 1889 ईस्वी में सामान्य सींग युक्त मवेशी से, सामान्य जो सींग युक्त मवेशी था उससे असमान बिना सींग वाले मवेशी उत्पन्न हुए। तो इस तरह का जो चेंजेज आया अचानक से, उसको ही ये उत्परिवर्तन बताए और उत्परिवर्तन ही विकास का या वेरिएशन का, विभिन्नता का मुख्य कारण बताए। तो ये उत्परिवर्तन क्या है, इसको हम लोग एक बार देखेंगे कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या है। तो जब किसी जीन के डीएनए में अचानक तथा अस्थायी परिवर्तन, सडन एंड परमानेंट चेंज हो जाता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। और इस उत्परिवर्तन का कारण क्या है? यह उत्परिवर्तन कोशिका विभाजन जब होती है उस समय डीएनए का जो द्विगुणन होता है, डीएनए का जो कॉपिंग होता है, उसके समय में कोई दोष या कोई मिस्टेक हो जाता है, या पराबैंगनी विकिरण के द्वारा या रासायनिक तत्व का प्रभाव या किसी वायरस के प्रभाव से भी ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न या जीन में अचानक से चेंज, जीन के डीएनए में अचानक से चेंज हो जाता है, जिसके कारण उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें क्रम विकास के कई सिद्धांत और इन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रम विकास के सिद्धांत के प्रमाण, एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।